गुड इवनिंग। क्या था लास्ट टॉपिक, क्या था, क्या लिखा था लास्ट टॉपिक? आर्टिकल 1110 लिखा था, ठीक है ना। हेडिंग बनाइएगा उसमें अब, हेडिंग बनाइएगा उसमें अब। क्या हेडिंग बनी थी? हाँ ठीक है, आर्टिकल 1110 हो गया था। अब हेडिंग बनाइएगा उसमें, बिल, बिल, हेडिंग बनाइए, बिल पासिंग प्रोसेस, बिल पासिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट, बिल पासिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट। सदन में बिल पास होने की या कि सदन में विधेयक पास होने की प्रक्रिया। सदन में कोई सा भी बिल कैसे पास होगा? बिल पासिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट। सदन में बिल पास होने की प्रक्रिया बनाएंगे, उसमें लिखना चालू करेंगे ड्राफ्टिंग। पहला पॉइंट लिखेंगे ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग लिखना चालू करिएगा उसमें अब। द बिल इज, द बिल इज ड्राफ्टेड, द बिल इज ड्राफ्टेड by the sponsoring ministry, by the sponsoring ministry। हिंदी वाले लिखेंगे बिल, बिल या विधेयक को, बिल या विधेयक का मसौदा, बिल या विधेयक का मसौदा प्रायोजकों द्वारा तैयार किया जाता है, मंत्री द्वारा, प्रायोजकों या मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा उसमें अब। ड्राफ्टेड लिख लिया, फिर लिखेगा फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग। द मिनिस्ट्री और मेंबर, द मिनिस्ट्री और मेंबर और मेंबर इंट्रोड्यूस द बिल, इंट्रोड्यूस द बिल यूजली विथआउट डिबेट, यूजली विथआउट डिबेट। द मिनिस्टर और मेंबर इंट्रोड्यूस द बिल, इंट्रोड्यूस द बिल यूजली विथआउट डिबेट्स। हिंदी में मेंशन करेंगे उसे प्रथम वाचन, प्रथम वाचन लिखना चालू करेंगे उसमें। मंत्री या सदस्य, मंत्री या सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करते हैं, मंत्री या सदस्य विधेयक को, विधेयक को प्रस्तुत करते हैं आमतौर पर बिना किसी बहस के, आमतौर पर बिना किसी बहस के। सेकंड पॉइंट लिखेंगे उसमें अब सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग। द हाउसेस, द हाउसेस discusses the houses discuss the bill, the houses discuss the bill in detail, bill in detail, clause by clause, clause by clause, clause, clause by clause, and propose, and propose abatement, and propose abatement संशोधन, AMENDMENTS एबेटमेंट्स। हिंदी में लिखेंगे द्वितीय वाचन में लिखना चालू करेंगे उसमें। सदन विधेयक पर विस्तार से, सदन विधेयक पर विस्तार से चर्चा करते हैं, सदन विधेयक पर विस्तार से चर्चा करते हैं और उसके, और उसमें संशोधन प्रस्तावित करते हैं, और उसमें संशोधन प्रस्तावित करते हैं। लिखेंगे आपके उसमें थर्ड, थर्ड आपका थर्ड रीडिंग, तृतीय वाचन, थर्ड रीडिंग। द फाइनल वर्जन ऑफ द बिल, द फाइनल वर्जन ऑफ द बिल इज वोटेड, इज वोटेड, वोट डालना, इज वोटेड ऑन फॉर पैसेज, ऑन फॉर पैसेज। हिंदी में लिखेंगे उसमें तीसरे, ऑन पैसेज, पैसेज तीसरे में लिखेंगे उसमें अब विधेयक के अंतिम संस्करण पर,
विधेयक के अंतिम संस्करण पर पारित होने के लिए मतदान किया जाता है। विधेयक के अंतिम संस्करण पर पारित होने के लिए मतदान किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, अदर हाउसेस सेम प्रोसेस। अदर हाउसेस दूसरे सदन में यही प्रक्रिया होती है। अदर हाउसेस सेम प्रोसेस। फिर उसी का अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें अब, प्रेसिडेंट एसेंट आपके राष्ट्रपति की स्वीकृति, ASSENT, प्रेसिडेंट एसेंट राष्ट्रपति की स्वीकृति। क्वेश्चन में लिखेंगे प्रेसिडेंट सिग्नेचर। अच्छा, एक पॉइंट वहां पे मिस हो गया था, जब फर्स्ट रीडिंग यहां पे लिखी थी ना, उसमें उसी के नीचे एक पॉइंट और लिखेगा फर्स्ट रीडिंग में, कमेटी स्टेज। फर्स्ट रीडिंग के जस्ट नीचे लिख लीजिएगा मेंशन, कमेटी स्टेज लिख लेंगे। अगर उसमें थोड़ी सी जगह बची होगी, द बिल में बी, कमेटी स्टेज में लिखना चालू करेंगे, द बिल में बी रेफर्ड टू ए सेलेक्टिंग और स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिटेल्ड सिक्योरिटी। हिंदी में उसे लिखेंगे वहीं पे प्रथम वाचन के नीचे, समिति चरण। इसमें लिखेंगे क्या होंगे, विधेयक को विस्तृत जांच के लिए किसी चयन समिति के समक्ष भेजा जाता है। अब देखिए क्या स्टेज हुई। अब आपको कोई सी प्रोसेस होगी, बिल की कैसी प्रोसेस होती है, आपका क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, उसमें उसका मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है, ड्राफ्टिंग बोला जाता है। और ये मसौदा कौन तैयार करेगा, कोई मंत्री या मिनिस्टर तैयार करेगा। जैसे कि उसे कोई सा बिल लाना है तो किस टॉपिक पर बिल लाना है, वो एक ड्राफ्ट बनाएगा पूरा, उसमें जैसे ड्राफ्ट होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या आएगी आपकी, उसमें अब फर्स्ट रीडिंग होगी। किसी भी आपके बिल लाने के लिए उसकी पहली रीडिंग होगी, तो फर्स्ट रीडिंग क्या बोलती है, आप कमेंट फर्स्ट, मैडम समय से आइएगा, ठीक है ना। उसमें अब फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, उसमें आप पढ़िए, फर्स्ट रीडिंग में क्या है उसमें, कि पहले पे आपके विधेयक के क्या होगी, उसमें इसके शीर्षक, उसके टाइटल की चर्चा होगी कि इस टाइटल पे हम लाने वाले हैं। उसके बाद वो क्या किया जाएगा, उसके बाद आपके किसी क्या किया जाएगा, समिति को रिफर किया जाएगा बिल। अब ये समिति क्या होगी, यहाँ पे कोई कमेटी होगी जो जांच करेगी कि इस बिल में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। उसके बाद फिर क्या होगी, सेकंड रीडिंग होगी। सेकंड रीडिंग में क्या होगा, अब सदन के अंदर जितने भी लोग रहेंगे उस बिल में चर्चा करेंगे कि इस बिल में क्या क्या चीजें और हम ऐड कर सकते हैं इसके। अब जैसे बिल आएगा कोई, तो बिल के कई पॉइंट होंगे, उन पॉइंटों में एक एक पॉइंट में डिस्कशन होगी। अच्छा, पहले पॉइंट में ये संशोधन कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसा। और तीसरी रीडिंग में क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा, उसमें सीधे आपका तीसरे वाचन में क्या होगा, पास कर दिया जाएगा कि अच्छा बिल को आपको क्या करा जाए, पास करा गया। और पास होने के बाद बिल आपका क्या होगा, फिर उसमें आप फिर पढ़िए, पास होने के बाद कहां जाएगा, उसमें वो दूसरे सदन में जाएगा। भाई ये प्रोसेस एक सदन की हो गई, मान लीजिए लोकसभा की। उसके बाद ये हो गई कहां पे, ये प्रोसेस हो गई आपकी लोकसभा की, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद सेम प्रक्रिया का बिल को कहां भेजा जाएगा, आपके राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी यही प्रोसेस होगी, सेम टू सेम। और उसका जैसे ही आपका बिल फिर कहां पहुंचेगा, प्रेसिडेंट उसमें क्या करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे। क्लियर, ये बिल पास होने की पूरी प्रोसेस है उसमें, ठीक है ना। चलिए अगला मेंशन करिएगा उसमें, अब आर्टिकल मेंशन करिएगा उसमें। 1110 हो गया था, आर्टिकल 1110 को एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें, ठीक है ना। लिखिएगा अनुच्छेद 110, आर्टिकल 1110 लिखना चालू करेंगे उसमें। दी आर्टिकल स्टेट्स विच विल बी considered as money bill, कोष्टक में लिखेंगे आपके उसमें, imposition of taxes
इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, हिंदी में लिखेंगे उसमें अब अनुच्छेद 110 का संबंध, अनुच्छेद 110 का संबंध। अब आप लोग लेट हो गए, बिल पास होने की प्रोसेस हो गई अब, और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने मिस कर दिया है उसमें अब, ठीक है ना। अब ये रिकॉर्ड हो गया, घर पे जाके चेक कर लीजिएगा। लिखेंगे उसमें अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत नए कर लगाने संबंधित, नए कर टैक्स, नए कर लगाने संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। नए कर टैक्स, नए कर लगाने संबंधित, सरकार जो नए टैक्सेस लगाएगी आपके, नए कर लगाने संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, आर्टिकल 1110 के तहत ही लगाएगी। चलिए अगला लिखेगा आर्टिकल 111, 111 111 लिखिएगा उसमें। अब 111 क्या बोलता है उसमें, अब एसेंट टू बिल, एसेंट ASSENT, एसेंट टू बिल, बिलों पर स्वीकृति, बिलों पर स्वीकृति लिखना चालू करिएगा उसमें। बिल पास्ड, बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट आर सेंट टू दी, आर सेंट टू दी प्रेसिडेंट, आर सेंट टू दी प्रेसिडेंट। क्या कर सकता है प्रेसिडेंट इसमें? प्रेसिडेंट किसी बिल को अगर उसके पास पहुंचा है, क्या कर सकता है उसमें? वो क्या कर सकता है? और लटका सकता है उसमें। अच्छा अटका सकता है उसमें, मैंने कहा लटका सकता है उसमें। वर्ड बताइए क्या क्या वर्ड आते हैं इसके लिए, वर्ड बताइए चीजों के लिए लेके उसमें। अब वीटो पावर पे कौन कौन से? ठीक है, एक और वीटो, हाँ, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में बताएं, हिंदी वाले हिंदी में। कौन कौन सी वीटो, कौन कौन से वीटो होते हैं? चलिए एक मैं बता दे रहा हूं, एब्सोल्यूट, और जो आपके राष्ट्रपति, चलिए पहले लिख लीजिएगा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। लिखिएगा उसमें क्या लिखा, बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट आर सेंट टू दी प्रेसिडेंट, दी प्रेसिडेंट कैन, उसी के आगे लिखेंगे दी प्रेसिडेंट कैन एसेंट, ASSENT स्वीकृति, दी प्रेसिडेंट कैन एसेंट, विथ होल्ड और रिटर्न देम लिखिएगा, रिटर्न देम फॉर रिकंसिडरेशन, कोष्टक में लिखेंगे एक्सेप्ट मनी बिल, एक्सेप्ट मनी बिल। हिंदी वाले लिखेंगे इस अनुच्छेद के अंतर्गत, या कि इसके अंतर्गत। कमिन मैडम, और थोड़ा लेट आ जाती। चलिए लिखिएगा उस पे अब, संसद द्वारा पारित विधेयक, संसद द्वारा पारित विधेयक पर, या कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर, राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति दे सकता है, राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति दे सकता है, रोक लगा सकता है, रोक लगा सकता है, या कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्वेश्चन लिख लेना, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। फिर वही कंडीशन, क्या कंडीशन बनी उसमें? अब राष्ट्रपति के पास कोई बिल पहुंचा, उसमें अब बिल के प्रोसेस होने की प्रक्रिया देख ली है आपने उसमें। अब ड्राफ्ट आपके, उसके बाद फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग के बाद आपका क्या, कमेटी, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के बाद आपका किसके पास पहुंचा? राष्ट्रपति के पास। सॉरी, थर्ड रीडिंग के बाद आपकी सेम प्रोसेस कहां हुई? अदर हाउसेस में, फिर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा। अब जैसे बिल आपके राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति क्या करे? एक तो सिग्नेचर कर दे, पास कर दे, दूसरा रोक लगा दे,
जवाब ही नहीं दे रहा है उसमें। अब तीसरा, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे उसमें कि आप इस पॉइंट में यहां यहां संशोधन करके फिर मेरे पास भेजिए तो मैं आपको सिग्नेचर करूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कोई एप्लीकेशन लिखा अपने किसके प्रिंसिपल को, अब आपने अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख दिया है, उसमें बीमारी का बता दिया है आपने, उसने देखा कि उसके नाम को आपने अच्छे से नहीं लिखा है, बोला दोबारा लिख के भेजो उसमें। अब आपने दोबारा लिख के भेजा उसमें। अब तो जनरली ऐसा होता है चीजों के लिए, आपके वहां पे आपके प्रिंसिपल के पास पावर रहेगा क्या आपका एप्लीकेशन फिर लौटा दे, लेकिन सामान्य तरीके से अगर एक बार राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया है और फिर अगर संसद उसे फिर से भेज देती है तो राष्ट्रपति सामान्यतः उसे मानने के लिए क्या हो जाता है, आपके जरूरी हो जाता है, वो उसमें सिग्नेचर करेगा ही करेगा रिकंसिडरेशन के बाद। अब यहां पे कोष्टक में लिखा है कि धन विधेयक को छोड़कर, भाई बिल जो होंगे आपके उसमें जो बिल आएंगे उसमें धन विधेयक को छोड़कर, और आपने धन विधेयक को अभी क्या पढ़ा आर्टिकल 110 में, नए टैक्सेस को लगाने के लिए उसमें। अब तो धन विधेयक में राष्ट्रपति ये प्रोसेस क्यों नहीं अपना सकता है, उसके पीछे का कारण यह है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही, मतलब राष्ट्रपति के परमिशन के बाद ही संसद में कौन सा विधेयक रखा जाता है, धन विधेयक। अब प्रश्न समझिए कि अगर प्रेसिडेंट ने आपके मनी बिल को क्या किया है, रखने की बात कर दी है, उसकी आपके क्या हो गया, उसकी अनुमति के बाद ही मनी बिल जो होगा आपके, मनी बिल समझ में आ रहा क्या होता है, मनी बिल ये होता है आपके कि सरकार द्वारा कोई नई टैक्सेस लगाना, दूसरा आपके आगे जाके कंसोलिडेटेड फंड बताऊंगा, संचित निधि, उसको याद रखिएगा अभी थोड़ी देर में आएगा, उससे आपके पैसे निकालना। तो अब ये बताइए जैसे कोई भी काम मैं राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही करूं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने ही क्या दी है, परमिशन दी है कि आप धन विधेयक को कहां रखिए, संसद में रखिए। अब जब वो खुद ही परमिशन दे रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, फिर उसमें रोक तो लगा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने ही परमिशन दी है इसको रखने के लिए, कहां पे, आपके पार्लियामेंट में उसमें। क्लियर, चलिए अगला लिखिए। क्लियर हो रही ना चीजें, क्लियर हो रही है, क्या है बिल, बिल तो सबको क्लियर हो गया उसमें। अब बिल में किसी को डाउट आ रहा हो कि बिल क्या होता है उसमें। अब चलिए अगली लाइन लिखिएगा उसमें, लिखना चालू करिएगा, आर्टिकल लिखिएगा उसमें। आप आर्टिकल 120 120, आर्टिकल 120 120 120 आर्टिकल में लिखेंगे उसमें, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये इसमें। अब 120 ठीक है ना उसमें, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, आर्टिकल 120। क्वेश्चन लिख लेना, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी ओआर एंड इंग्लिश, संसद में जो भाषा होगी हिंदी और इंग्लिश की होगी। आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 121, रिस्ट्रिक्शन ऑन, री इंस्ट्रिक्शन प्रतिबंधित, री इंस्ट्रक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, री इंस्ट्रक्शन प्रतिबंधित, री इंस्ट्रक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। पहले पूरा लिख लेना आप लोग, फिर हिंदी वाले के लिए बोलता हूं। लिखेंगे नो डिस्कशन सेल बी, नो डिस्कशन सेल बी हेल्ड विथ, हेल्ड विथ respect to the, respect to the conduct of any judge, respect to the conduct of any judge of the supreme court, of the supreme court or of a high court, or of a high court। हिंदी वाले लिखेंगे किसी भी न्यायाधीश द्वारा, अच्छा उसमें बना लिया उन्होंने, आपने आर्टिकल लिखा क्या, संसद में लिखिएगा, पहले आर्टिकल लिख लीजिएगा, आर्टिकल लिख लिया था क्या, आर्टिकल लिखेगा संसद में, आर्टिकल 121 में लिखिए हिंदी में, पहले है क्या 121, संसद में चर्चा पर निर्बंधन, संसद में चर्चा पर निर्बंधन या कि प्रतिबंधन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के, अब लिखना चालू करेगा आर्टिकल 121 में, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश के आचरण पर, किसी न्यायाधीश के आचरण पर
चर्चा क्या लिखा मैडम, कहाँ छूट गया आपका? फिर से बोल रहा हूं, इसमें चलिए लिखिएगा आर्टिकल सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर, किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जितनी भी गतिविधियां होंगी आपके उसमें, वो यहां पर डिस्कशन नहीं की जाएंगी। किसके अंदर? आपके पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा नहीं हो कि आप किसी पार्लियामेंट के अंदर लाकर उनका किसी भी डिसीजन को डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो आपके पावर ऑफ सेपरेशन की बात कर रहा है? कौन सा आर्टिकल है आपके जो न्यायपालिका जुडिशरी आपके उसमें और एग्जीक्यूटिव बॉडी के पावर ऑफ सेपरेशन की बात करता है, शक्ति के पृथक्करण की? कौन सा आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल है जो पावर ऑफ सेपरेशन की बात करता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है आपकी जुडिशरी और इंडिपेंडेंट बॉडी आपकी एग्जीक्यूटिव, दोनों एक दूसरे के मैटर पे आपका क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे? गलत। और 51 तो गलत है। और पावर ऑफ सेपरेशन कौन सा, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत कौन सा है, कहां पे ये? डीपीएसपी का आर्टिकल आपके 50 किसकी बात कर रहा है? डीपीएसपी का आर्टिकल 50 किसकी बात कर रहा है? पलट लो पेज। आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, किसकी बात कर रहा है? क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ सेपरेशन, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की बात। वो यहां पे भी एक प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लागू हो रहा है क्या, कि आर्टिकल 121 के तहत पावर ऑफ सेपरेशन ही तो है कि उनके आपके जितने भी डिसीजन होंगे न्यायाधीशों के, या कि न्यायाधीशों के जितने भी आपके बिहेवियर होंगे, वहां पे कहां पे आपके पार्लियामेंट के अंदर क्या किए जाएंगे, डिस्कशन नहीं किए जाएंगे उसमें। अब यही तो आर्टिकल है उसमें। अब फिर अपने कंडीशन देख लेना, इसका मतलब डीपीएसपी याद नहीं, आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस की बात कर रहा है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते को लागू करने की। चलिए अगला मेंशन करिएगा उसमें। अब आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 123। चलिए क्या है 123? आर्टिकल 123 क्या है? यस, क्या होता है अध्यादेश? भाई पता नहीं होगा ना तो इस बार रिजल्ट में 10 साल तक तैयारी करना फिर उसमें। अब यह मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ चीजों को लेके तो बिल्कुल भी मजाक नहीं चल रहा है, ये कॉमेडी नहीं चल रही कि नीचे बैठ के आप मुझे आंसर दे देंगे कि पता नहीं है उसमें। फिर अब या कि फिर पढ़ के आइए या कि फिर छोड़ ही दीजिए तैयारी, ज्यादा अच्छा है समय से। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता चीजों को लेके कि पता नहीं है, और मैं आपका दोस्त तो हूं नहीं कि आप मुझसे बोल रहे हैं कि पता नहीं है चीजों को लेके। जब जो चीज लिखाई गई है उसमें अब उसके डिस्कशन। हाँ क्या होता है मैडम ऑर्डिनेंस? जैसे कोई बिल पास करने के लिए क्या तो संसद में वो नहीं चल रहा हो तो उसको राष्ट्रपति पास कर सकता है। यस है ना, जब आपके क्या हो लिखना चालू करिएगा उसमें, आर्टिकल 123 में लिखना चालू करिएगा उसमें, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग दी ऑर्डिनेंस, ओ आर डी ऑर्डिनेंस, ओ आर डी आई एन, ए डी आई एन एन सी ई एस, एन सी ई एस, और बता रहा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग दी सेशन ऑफ नॉट वर्किंग, ड्यूरिंग दी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरिंग दी सेशन ऑफ पार्लियामेंट नॉट वर्किंग। हिंदी वाले पहले लिखे फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पता नहीं कितनी बार तो एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए सबसे पहले पहुंचिए आपके बजट सेशन। कितने प्रकार के सेशन हो, सॉरी माफ करिएगा, पार्लियामेंट के सेशन कितने प्रकार के हो रहे थे? 3। कब कब हो रहे थे? फरवरी से। पहले चार्ट खोलो 1 मिनट के लिए अपने अपने सब चीजों को लेके, अपने अपने सब चार्ट खोलिए, उसमें बजट के सेशन कब कब हो रहे हैं। कब कब हो रहे हैं बजट के सेशन?
सॉरी आपके बजट बार बार बोल रहा हूं उसमें मैं, आपके पार्लियामेंट के सेशन कब कब हो रहे हैं? पहला कब? फरवरी से, फिर उसके बाद जुलाई से, ठीक है, बीच का एक महीना छूट गया, कौन सा? जून का महीना, फिर उसके बाद बीच का कोई मंथ छूटा कि नहीं छूटा इस पे? अब देखिए अब क्या कंडीशन बनी उसमें, अब जैसे आपके पार्लियामेंट के सेशन हो रहे थे, आपने लिखा उसमें, एक हो गया आपके कौन सा? बजट सेशन हो गया, फिर उसके बाद मानसून सेशन, उसके बाद विंटर सेशन। अब ये सेशन अगर चल रहे हैं तो सेशन चल रहे हैं तब तो बिल पास हो जाएगा भाई, जब सेशन चल रहे हैं तो बिल तो कोई ना कोई व्यक्ति ला देगा आपके उसमें। अब लेकिन यहीं पे आपके क्या ऐसी स्थिति बन जाए कि जब पार्लियामेंट के सेशन ना चल रहे हों, और आप खुद समझिए चीजों को लेके, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट बिल लाना है तो अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो पार्लियामेंट के सेशन से तो उसको पास करा दिया जाएगा भाई। बिल लाया, बिल रखा, बिल की सेम प्रोसेस अपनाई, वोटिंग हुई, वोटिंग बाद प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर करके बिल पास कर दिया। अब सेशन नहीं चल रहा है, अगर तो सेशन नहीं चल रहा है तो क्या देश का काम रोक दिया जाए? बिल्कुल नहीं। अपने यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे उन्होंने ये देखा कि जब सेशन नहीं चलेगा और उसके बाद कोई बिल पास कराना हो तो क्या किया जाए, उसको बोला जाए कि राष्ट्रपति क्या करे, प्रेसिडेंट क्या करे, ऑर्डिनेंस लाए, अध्यादेश आपके उसमें। अब और ऑर्डिनेंस का मतलब ही होता है क्या, कि राष्ट्रपति ने उस बिल को पास कर दिया। मतलब बात समझ में आई चीजों को लेके? अब बिल कैसे सामान्य तरीके से पास हो रहा था, जब संसद के अंदर रखा जा रहा था। अब संसद के अंदर रखा ही नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि सत्र नहीं चल रहा है, और जब सत्र नहीं चल रहा है तब भी कोई इंपॉर्टेंट बिल पास करना है तो हम क्या करें, राष्ट्रपति उस बिल को क्या करेगा, अपने ऑर्डिनेंस पावर को यूज करके, आर्टिकल 123 को यूज करके उस बिल को पास करा देगा। लेकिन जैसे ही वो बिल पास हुआ, अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि जून के महीने में वो बिल पास हुआ, जून के महीने में पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा था, राष्ट्रपति ने क्या किया, उसे पास कर दिया। जैसे ही उसके बाद अगला सेशन होगा, भाई अगला सेशन कभी तो होगा, क्योंकि एक साल में आपके पार्लियामेंट के 3 सेशन होना जरूरी है, तो जब भी अगला सेशन होगा तो ये अध्यादेश जो आपके पार्लियामेंट के मतलब इसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा बिल रखा गया था, पास किया गया था, उसे कहां रखा जाएगा, उसे सदन में रखा जाएगा, मतलब क्या, पार्लियामेंट में, और उसे भी सेम प्रक्रिया से फिर पास कराया जाएगा। अगर 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस के तहत कोई बिल पास नहीं कर सकती, नहीं होता है, किसके द्वारा, सदन के द्वारा, तो वो बिल क्या हो जाएगा, आपके रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई? अध्यादेश, किसी को अभी भी अध्यादेश में डाउट चल रहा है अभी पूछ लेना, अभी भी किसी को अध्यादेश में डाउट चल रहा है बिल्कुल अभी पूछ लेना उसमें। अब सही लास्ट लाइन जैसे देखो, इसको आसान भाषा में ऐसा समझो, बस लास्ट लाइन कर दो आप, बस मैं कर रहा हूं चीजों को लेके। अब आपको कहां तक समझ आ गया कि कोई बिल आपका क्या हुआ, संसद के अंदर रखा के पास हो रहा था, अब सत्र नहीं चल रहा है, सेशन नहीं चल रहा है, तो सेशन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उसे पास कर देगा। जैसे ही राष्ट्रपति जब उसे पास करेगा, फिर उस जैसे राष्ट्रपति ने जून के महीने में उसे पास कर दिया, अब जून के महीने के बाद कभी तो सेशन होगा, तो वही बिल पहले फिर कहां रखा जाएगा, आपके संसद के आपके पार्लियामेंट में रखा जाएगा अगले सेशन में। जो राष्ट्रपति ने बिल पास किया था उसे बिल को कहां रखा जाएगा, इस बिल को फिर आपके कहां रखा जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी रखा जाएगा एग्जाम्पल के तौर में। और फिर इस बिल को जो आपके क्या प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस लगा के लाया था, उसको यहां से पास होना जरूरी है, और वो अगर यहां से पास नहीं होता कब तक, 6 महीने तक। जैसे मान लो आपके कि उस प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल के तौर पे इसको और ऐसा आसान भाषा में समझो, जैसे देखो आज की डेट में अगर मैं एग्जाम्पल के दौर में दूं, अगर मान लीजिए उसमें आपकी एक्स और वाई ये दो पार्टी हैं, आप समझना मेरी बात को, एक्स क्या है आपकी, एक्स अभी रूलिंग पार्टी है, एक्स मतलब किसमें है आपके, एक्स सत्ता पक्ष में है उसमें। अब इसी का आप पे कोई प्रेसिडेंट है, एक्स पार्टी का ही कोई प्रेसिडेंट है, मान लीजिए, सामान्यतः प्रेसिडेंट आपके क्या होता है, निष्पक्ष होता है, लेकिन मान लीजिए कि एक्स के समय में ही प्रेसिडेंट ने यही वाला बिल लाया था ऑर्डिनेंस का यूज करके, लेकिन कुछ समय बाद एक्स पार्टी की सरकार गिर गई, अब किसकी सरकार आ गई, वाई की सरकार आ गई। तो वाई की सरकार जो प्रेसिडेंट वाला आपका जो ऑर्डिनेंस आया था उसे पास ही ना करे, मतलब समझ रहे हैं आप, क्योंकि वोटिंग तो करानी है, उस बिल में वोटिंग तो होनी है, ये तो श्योर है उसमें। अब राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस में वोटिंग होनी है, अगर उसको इन लोगों ने पास कर दिया तो वो बिल पास हो जाएगा राष्ट्रपति का भी। अब इन्होंने 6 महीने तक उसको पास ही नहीं किया, राष्ट्रपति जो बिल लाया था उसे 6 महीने तक पास नहीं किया, तो वो बिल क्या हो जाएगा आपके,
खत्म हो जाएगा उसमें। अब पास कर दिया तो कानून बन गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब क्लियर हो गई चीजें? चलिए ठीक है ना, लिखिएगा अगला पॉइंट। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में लिखेंगे अनुच्छेद 124 का संबंध, अनुच्छेद 124 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से है, गठन से है। अब सबसे पहले तो न्यायालय समझिए पहले, वो ज्यादा जरूरी है उसमें। अब चलिए लिखना चालू, पहले तो न्यायालय बता देता हूं उसमें अब, ठीक है ना। जनरली क्या होता है आपके, न्यायालय क्या काम करती है, कोर्ट का क्या काम है आपके अंतर्गत, कोर्ट आपके क्या करेगी, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपका दुर्व्यवहार या अपराध हुआ है उसके साथ, तो उसको आपके कार्यवाही जो सुनने का अधिकार है वो आपकी कौन करेगी, न्यायपालिका, न्यायालय करेगी। इसका जो स्ट्रक्चर है आपको उसमें, भारत में मुख्यतः है आपकी क्या होती है, 3 प्रकार की न्यायालय होती है उसमें। अब चार्ट मेंशन कर लो, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, जुडिशरी स्ट्रक्चर, जुडिशरी स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होंगी फिर आपके हाई कोर्ट, इसको हिंदी वाले लिखना हो तो इसे लिख लेंगे आपके उच्चतम न्यायालय, और इसे लिख लेंगे उच्च न्यायालय, हिंदी वाले जरूर लिखें, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे लिखेंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसे लिखेंगे सब ऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ऑब्लिक करके लिखेंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हिंदी वाले जिला एवं सत्र न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, और लिख लेंगे उसमें अब अगला पॉइंट में चीजों को लेके, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। सबसे ऊपर में कौन होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी उसमें। अब चलिए एक एक थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखना चालू करेगा। सुप्रीम कोर्ट में लिखिएगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाइजेस्ट एंड फाइनल एप्लीकेट कोर्ट, फाइनल अपील कोर्ट लिख लीजिए, फाइनल अपील कोर्ट इन दी कंट्री is located in न्यू दिल्ली, हिंदी में लिखेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो देश की सबसे बड़ी और अंतिम अपीलीय अदालत है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट क्लियर हो गया। सबसे ऊपर पे यही रहेगी, इसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर थोड़ी देर से बताता हूं, इसके ऊपर अपील आप कर ही नहीं सकते, और ये कहां है आपकी, न्यू दिल्ली में। अगला पॉइंट लिखेंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में लिखेंगे देयर आर वन और मोर हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी, क्वेश्चन लिख लीजिए करंटली 25, 25, हाँ 25 हाई कोर्ट है। अगला मेंशन करेंगे उसमें, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय होते हैं,
उच्च न्यायालय होते हैं, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय होते हैं जिनकी संख्या वर्तमान में 25 है। एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय होते हैं जिनकी संख्या वर्तमान में 25 है, 25। अगला लिखेंगे उसमें अब जिला या अधीनस्थ न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लिखेंगे उसमें द डिस्ट्रिक्ट हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हियर सुनवाई टू हियर HER वाला टू हियर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस हिंदी वाले लिखेंगे उससे जिला न्यायालय जिलों में सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर क्लियर है? अब देखिए अब क्या होगा, ऐसा अगर मैं इसको एज अ पिरामिड सेंस में बनाऊं उसमें यार, तो नीचे कौन सी रहेगी आपकी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगी आपके, ठीक। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने देखा उसमें कि ये दो प्रकार के केसेस की सुनवाई कर रहा है, कौन कौन सी? सिविल और क्रिमिनल। अब फिर अंतर क्या है? सिविल के अंतर्गत ये है आपके प्रॉपर्टीज के विवाद आपके सुने जाएंगे। जैसे आप प्रॉपर्टीज वाला बोलने का मतलब दो भाइयों के बीच किसी लैंड को लेके या कि प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई विवाद चल रहा है, दो ऑर्गेनाइजेशनों को चल रहा है, वो जाएगा कहां? आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किस मामले में? आपके सिविल मामले में। बात समझ में आ रही है उसमें? अब इसमें सर दूसरा आपने लिखा क्या? क्रिमिनल। इसमें आपके मारपीट, जितने भी आपके चोरी चमारी हत्या वाले जितने मामले जाएंगे वो यहां जाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आपको क्या हुआ? अब आपने क्या हुआ उसमें? ये क्रिमिनल वाली चीजों को, इसके जस्ट ऊपर आपने क्या लिखा? हाई कोर्ट। इसकी शर्त क्या लिखी है आपने उसमें? ये भारत के प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हो सकते हैं, लेकिन दो या दो राज्यों का एक सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। भाई प्रश्न तो ये आता है चीजों के लिए लेके उसमें अब कि अगर मैं बात करूं कितने स्टेट इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट चल रहे हैं इंडिया में? कितने? और आपके यूटी यूनियन टेरिटरी कितने हो गए टोटल? कितने हो गए टोटल? 30। अब जब 36 हो गया, प्रश्न आया कि है तो 36 लेकिन आपके चल तो 25 ही हाई कोर्ट रहे हैं। तो ये होता है कि आपके जो आपके पावर रहेगी आपकी, एक हाई कोर्ट 2 या 3 जगह के आपके क्षेत्रों को भी संभाल सकता है। वो आगे मैं लिस्ट बताऊंगा तो बताऊंगा, ठीक। अब क्या हुआ? अब यहां से मामला पहुंचा कहां? मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा हुई, उसने कहां रुख अपनाया कि मैं जाके हाई कोर्ट में जाऊंगा, और हाई कोर्ट से ऊपर अगर उसे हाई कोर्ट में भी आपका क्या हुआ उसमें, अब हाई कोर्ट ने भी आपको वहां से संतुष्ट नहीं होता उसके डिसीजन के, वो कहां पहुंच जाएगा? लेकिन अब टर्म एंड कंडीशन क्या बनी है? सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अपील कोर्ट है, उसके ऊपर अब आप नहीं जा सकते। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को यहां से क्या कर दिया, आपके सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को दे दिया है, बरकरार रखा है, तो फिर आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर कंडीशन क्या बनती है? लेकिन कहां जा सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई है तो वो कहां जा सकता है? क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल कौन सा? 72 आर्टिकल आपका, ठीक है ना। पैराडॉन पावर आपके, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति के सामने गुहार लगा सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा फिर? उसकी सजा को कम कर सकता है या कि उसे यथावत रख सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन के तहत ही वो जाएगा। दूसरा, अभी आप आगे जाके एक आर्टिकल और लिखाऊंगा आपके, आर्टिकल आपके 143, इसको आगे थोड़ी देर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। आर्टिकल 124 क्लियर हो गया? सुप्रीम कोर्ट, ये फिर बोल रहा हूं आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन है, ना कि हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के लिए आपको आगे और जाएंगे आर्टिकल, वो दूसरे आर्टिकल हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए फिर अलग आर्टिकल है, ठीक। चलिए अगला आर्टिकल मेंशन करेगा, आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 लिखना चालू करिएगा उसमें अब। सॉरी, जजेस सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज
सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड अलाउंसेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड अलाउंसेस, हिंदी में लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों के, न्यायाधीशों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। अब आपके आर्टिकल 125, ठीक, संसद का याद है किसी को? संसद के वेतन और भत्ते कौन सा आर्टिकल? चलिए आगे बढ़ जाइए, लिखेंगे, अच्छा इसी में पॉइंट लिखेंगे, दी सैलरीज एंड अलाउंसेस, दी सैलरीज एंड अलाउंसेस डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। हिंदी में लिखेंगे वेतन और भत्ते का निर्धारण, वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसे आर्टिकल अभी याद नहीं हुए वो तो जीवन में नहीं याद कर पाएगा। फिर अब एक बार आर्टिकल के लिंकअप करते चलो चीजों को लेके, क्योंकि चीजें कोरिलेट हो रही हैं आगे पीछे, और ये पॉलिटी है, एक एक आर्टिकल, और आर्टिकल अगर जिसे याद होने लग गए समझ लेना वो पॉलिटी का मास्टर हो जाएगा, फिर एक प्रकार से एक्सपर्ट, ठीक। तो आर्टिकल याद करते चलिए उसमें। चलिए अगला लिखिए। अब जैसे देखिए किसी को याद होता वो सीधे आएगा उसमें, अब कि इसके जैसे लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की वेतन भत्ते थे, कौन सा आर्टिकल? तुक्का मत मारिए मैडम, उसमें श्योर है आप? चलिए फिर अगर श्योर हूं तो अच्छी बात है, मैं श्योर नहीं हूं इसलिए फिर अब चलिए अगला लिखिएगा उसमें अब चीजों को लेके। लेकिन एक बार चेक करिए, श्योर है आप 97 है? हो सकता है अब आपने लगा दिया, थोड़ी देर में बोल देंगे कि नहीं है उसमें अब। हाँ 97 है, चलिए ठीक है ना। अगला लिखिएगा उसमें अब आर्टिकल 126, आर्टिकल 126 लिखना चालू करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यवाहक, ACTING, एक्टिंग चीफ जस्टिस, हिंदी वाले उसे मेंशन करेंगे उसमें आर्टिकल 126 में। उसमें अब कार्यकारी, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कौन चल रहा है इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या नाम है उनका? अरे पूरा नाम बताइए चीजों को लेके उसमें, क्या क्या नाम है पूरा? हाँ मैडम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बता दीजिए आप, हिंदी कवि बनाइए उनको अब। हाँ और कोई सोच रहा है? चलिए ठीक है, उसमें लिखिएगा उसमें मुख्य कार्य, अब ऐसा मेंशन करिएगा उसमें आर्टिकल कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब उसमें मेंशन करना चालू करेगा आर्टिकल 126 में, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। क्या मैडम? अरे मैडम आप बताइए, मैंने परसों सर्च करा था, इतना ही आया। क्या नाम आया उसमें? जस्टिस सूर्यकांत आया चीजों के लेके। चलिए फिर बढ़िया है, आपने सर्च कर लिया तो फिर अच्छी बात है उसमें, ठीक है। चलिए लिखिएगा उसमें अब इसमें आर्टिकल 126 में लिखना चालू करिएगा उसमें अब इन केस ऑफ वैकेंसी, इन केस ऑफ वैकेंसी in the office of, in the office of chief justice, in the office of chief justice, chief justice, the president में अंडरलाइन करना नीचे, the president में, प्रेसिडेंट के नीचे अंडरलाइन करना, the president में appointed an acting chief justice, acting chief justice, हिंदी वाले लिखेंगे अगर किसी कारणवश, अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कारण वही आपके क्या बीमार चल रहे हो, अगर सडन डेथ हो गई हो आपकी उनकी, अब ये सब प्रोसेस, ठीक। तो आपके राष्ट्रपति क्या करेगा आपके उसमें, अब कार्यकारी एक्टिंग को आपके नियुक्त कर देगा, ठीक है ना उसमें। चलिए अगला मेंशन करिएगा उसमें आर्टिकल 127, आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ
एडहॉक जजेस ऐसा लिखना उसमें अब ADHOC एडहॉक जजेस। फिर बताता हूं क्या होता है, हिंदी वाले उसे तदर्थ लिखेंगे। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, इंग्लिश वाले एडहॉक लिखेंगे, एडहॉक, हिंदी वाले उसे तदर्थ लिखेंगे, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला लिखेंगे, इसी में लिखना चालू करेंगे, द चीफ जस्टिस मे अपॉइंट, और चीफ जस्टिस के नीचे अंडरलाइन करना, द चीफ जस्टिस मे अपॉइंट एडहॉक जजेस if a quorum is not present कोरम स्पेलिंग आप बताइए, कोरम क्या होता है? अरे आप बताइए कोरम होता क्या है पहले, आप बताइए कोरम क्या होता है? आपने लिखा है ना कल कोरम आपने लिखा था कल, फिर कॉपी पलटी, आपको कल का 24 घंटे पहले का भूल गया उसमें। अब आप पार्लियामेंट के सेंस में बता रही, हाँ चलिए पार्लियामेंट के सेंस में बताइए, हाँ कोरम क्या होता है? सर पार्लियामेंट में की पॉपुलेशन होनी चाहिए 1/10, जो एमएलए होंगे। क्या कोरम होता क्या है, पहले कोरम बताइए, कोरम क्या होता है? सर एक फिक्स लोगों की संख्या है जिस पे पार्लियामेंट चल, ठीक है ना, उसमें अब वो कितनी होती है, 1/10 होती है। पहले इसे लिखेंगे कोरम, भाई साहब स्पेलिंग लिखना QUORAM, कोरम इज नॉट प्रेजेंट, कोरम इज नॉट प्रेजेंट, हिंदी वाले लिखें, फिर एक्सप्लेन करता हूं उसमें। अब जब तक इंग्लिश वाले सोचें कि इसकी मीनिंग क्या है उसमें। अब आर्टिकल 127 में लिखेंगे उसमें, अब कोरम पूरा ना होने पर, कोरम या गणपूर्ति, कोरम पूरा ना होने पर मुख्य न्यायाधीश अंडरलाइन करना, मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब देखिए क्या होता है उसमें। अब जनरली जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर चल रहा है आपके उसमें, अब वो 33 का 33 आपके क्या होने चाहिए उसमें। अब जनरली ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना, उसमें अब 33 आपके न्यायाधीश होने चाहिए, जिसमें से आपके क्या होंगे उसमें, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे उसमें। अब या कि ऐसे स्ट्रक्चर को 1+33 बना लीजिए। अब जैसे वहां समझिए उसमें, अब आपके वहां पे कोरम कैसा पूरा हो रहा था कि संसद का सत्र तभी चलेगा जब मिनिमम आपके क्या होंगे, मेंबर होंगे। अब इसके अंतर्गत भी क्या होगा, आपके मान लीजिए जजेस नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं आपके कि 33 जजेस होने चाहिए, बाई चांस किसी कारण से आपके 5 या 10 आपके क्या रहे, जज आपके वैकेंसी अनुपस्थित है ही नहीं सुनवाई करने के लिए, तो चीफ जस्टिस के पास पावर है क्या, चीफ जस्टिस बस कुछ न्यायाधीशों को, अब ये न्यायाधीश कहां, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है ना उसमें। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश अलग चलते हैं उसमें। अब एक आपका मुख्य न्यायाधीश होगा जिसे चीफ जस्टिस बोला जाता है, और एक आपके जस्टिस होंगे न्यायाधीश, उन्हें अलग बोला जाता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर थोड़ी देर समझाता हूं, पहले समझिए। अब क्या हुआ, अब मान लीजिए इतने लोग मौजूद नहीं, अरे केस की सुनवाई करनी एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, हम सब यहाँ पे न्यायाधीश हैं अगर उसमें, और हमें केस की सुनवाई करनी है अगर उसमें। अब मान लीजिए ये 10 लोग क्या हो गए, बीमार चले गए, या कि किसी कारणवश ये नहीं है, तो क्या किया जाए, इनकी जगह केस को पेंडिंग किया जाए? नहीं, चीफ जस्टिस क्या करेगा, आपका CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह रुख करेगा कहां की ओर, हाई कोर्ट की ओर, और हाई कोर्ट के जितने भी आपके अनुभव प्राप्त क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे, उन्हें क्या करेगा, उन्हें कुछ समय के लिए क्या बना देगा, आपके एडहॉक न्यायाधीश बना देगा। मतलब एडहॉक टीचर होते हैं ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे क्या हुआ आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में मान लीजिए आपके क्या थे, फैकल्टीज हैं, अब वो फैकल्टीज किसी कारणवश कहीं बाहर चले गए, तो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल क्या करें, 2-4 टीचरों को अदर यूनिवर्सिटीज के उठा के क्या बोले, आप आइए और कुछ समय तक हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाइए आपके उसमें, और जैसे फिर आपके वो पुराने वाले फिर आ जाएं, ये क्या हो गए, ये फिर से अपने अपने स्थानों में चले गए। बात समझ में आ गई उसमें। अब यही काम यहाँ पे न्यायाधीशों का है कि जो CJI रहेगा वो रुख करेगा कहां की ओर, हाई कोर्ट की जगह, और उसे हाई कोर्ट में कितने हाई कोर्ट दिख गए हैं, 25, इस 25 में क्या होंगे, न्यायाधीश तो होंगे ही हाई कोर्टों में भी, उन्हें क्या बोलेगा, कुछ समय के लिए आप आइए और क्या बनिए, आपके सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक न्यायाधीश बन जाइए, और ये कुछ समय के लिए रहेंगे। जैसे ही आपका क्या हुआ, फिर जैसे ही आपके इसके वाले वापस आ गए, तो क्या हुआ, इन्हें फिर से अपने अपने स्थानों में भेज दिया गया। क्लियर, ये होता है एडहॉक तदर्थ आपके। ठीक, चलिए अगला मेंशन करेगा आर्टिकल 128। सर इनके केसेस कहाँ जाएंगे फिर?
जो हाई कोर्ट के जजेस के केसेस हैं वो कहाँ जाएंगे? और रहेंगे, जैसे वकील वगैरह होंगे, मतलब इनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में है। इनकी हाई कोर्ट में इतने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, इनकी संख्या पर्याप्त रूप में है उसमें, मतलब इनमें कमी नहीं पड़ेगी कभी की उसमें अब, है ना, ये सफिशियंट है उसमें अब। आप खुद सोचो 25 हाथ के हाई कोर्ट, मैं थोड़ी देर में जो हाई कोर्ट डिस्कशन करता हूं फिर लिखाता हूं, रुक जाना आप उसमें, ठीक। अगला मेंशन करेंगे आर्टिकल 128, आर्टिकल 128 लिखना चालू करेंगे 128 में उसमें अब अटेंडेंस ऑफ retired judges, attendance of retired judges at sitting of the Supreme Court, attendance of retired judges at sitting of the Supreme Court। आगे लिखना चालू करेंगे इसमें द चीफ जस्टिस में request retired judges to sit मतलब बैठना, SIT, retired judges to sit, हिंदी वाले उसे लिखेंगे उसमें अब अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत, ओ सॉरी 128, अनुच्छेद 128 के तहत सर्वोच्च न्यायालयों की बैठकों में, सर्वोच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लीजिए बस हो गया, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति बहुत जरूरी नहीं है उसमें ये, ठीक। अगला आर्टिकल लिखेगा आर्टिकल 129, ये बड़ा जरूरी है, लिखेंगे आर्टिकल 129, और इस पे तो डबल ट्रिपल जितने स्टार लगाना होगा लगा लेना उसमें, अब लिखना 120 लिखना उसमें 129 में, 129 में लिखेंगे उसमें अब सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हिंदी में लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। बताता हूं फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। अब क्या होता है उसमें, आप देखिए अभिलेख न्यायालय समझिएगा उसमें अब, या कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, अगर बाई चांस कोई भी केस फिर वही समझिए, सबसे ऊपर कौन आपकी सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई भी आपका क्या हुआ केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अगर डिसीजन दे दिया, मान लीजिए कोई केस आया था आपको और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दे दिया, निर्णय दे दिया, अब वो कैसा हो जाएगा, वो आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा। उसी डिसीजन को क्या होगा, जितने भी नीचे के रहेंगे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये क्या करेंगे, ये उसे मानेंगे उसमें। अब क्यों, क्योंकि किसने दे दिया डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, इसके रिकॉर्ड को, जो आपका रिकॉर्ड होगा, इसके रिकॉर्ड को, मान लीजिए ऐसा ही केस किसे आता है, अगर वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, तो उस केस को क्या करेंगे ये लोग, उसी डिसीजन को क्या कर देंगे, उसी डिसीजन को कॉपी पेस्ट कर देंगे। मतलब क्या, क्योंकि हमारे ऊपर ने ये दे दिया है उसमें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सा भी डिसीजन दे दिया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये समझिए उसमें अब, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन से, पहली बात एक चीज और बता देता हूं उसमें, अब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी केसेस आएंगे संविधान से, वो इनको सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। वो सुनवाई सिर्फ कौन करेगा, आपके सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा गया है, यही है आपके, जो आपके क्या करेगा, संविधान को आपके मैनेज करके रख रहा है। दूसरा, इसके अंतर्गत जितने भी आपके आर्टिकल 129 के अंतर्गत ये हो रहा है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसके डिसीजन को मानना जरूरी है इनके लिए। दूसरा, इसी के डिसीजन को ये लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं भविष्य में अगर यूज करना हो। क्यों, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है। बात समझ आई उसमें, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया है तो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया है वो, मतलब वो फाइल अब बन गई है, उस फाइल को हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी यूज कर सकते हैं उसमें। अब ठीक, चलिए अगला लिखेगा आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 लिखेंगे सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हिंदी वाले उसे लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की सीट,
सर्वोच्च न्यायालय की सीट, अब ये सीट से मतलब क्या है, इसमें लिखना चालू करेंगे, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में लिखेंगे उसमें। अब दी सुप्रीम कोर्ट सेल, दी सुप्रीम सीट, सीट अलग चीज है, ठीक है ना, ये दी सुप्रीम कोर्ट, दी सुप्रीम कोर्ट सेल सेल सिट, सेल सिट इन न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली or at such other place, or such at other place, the chief justice में appoint, the chief justice में appoint, हिंदी वाले इसे लिखें सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली में होगी। सर्वोच्च न्यायालय की मतलब कहां, सुप्रीम कोर्ट कहां रहेगा, दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली में होगी, या कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, या कि मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस के नीचे, या कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए गए स्थानों पर, नियुक्त किए गए स्थानों पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक आपके नई दिल्ली, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहां बैठेगी, न्यू दिल्ली में। या कि अब न्यू दिल्ली में मान लीजिए कोई बीमारी चल रही है, तो अब आपका चीफ जस्टिस चाहे तो उसे कहीं भी भारत के किसी भी स्थान पर ऑर्गेनाइज करा सकता है उसमें। अब ठीक, ये काम लेकिन कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए अगली लाइन लिखिएगा उसमें, अब लिस्ट बनाइए उसमें। अब लिस्ट में करेंगे उसमें। अब हाई कोर्ट की यहां मत बनाइए उसमें। अब अगला आर्टिकल लिखना चालू करिए। आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 लिखना चालू करेंगे उसमें। अब रिट नहीं लिखाई थी ना सुप्रीम कोर्ट की रिट, चलिए रिट पहले उसको भी बता दूंगा थोड़ी देर से। चलिए लिखेगा आर्टिकल 131, अनुच्छेद 131, 131 आर्टिकल। इस पे एक चीज और कर लेना उसमें। अब मेजर चीजों को लेके एक और बता रहा हूं उसमें, जैसे आर्टिकल 124 से जो लिखा है उसमें। अब तो आर्टिकल 124 उसमें, अब इसको एक ट्रेडमार्क सीक्वेंस बना लेना, जैसे उसमें। अब जैसे कैसे, जैसे मैं फिर बता रहा हूं चीजों को लेके उसमें। अब आप लोग जो बोलते हैं ना, आप लोग का पॉलिटी याद नहीं होती चीजों के लेके उसमें। अब ऐसा याद करिए, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल बनाया करिए उसमें। अब जैसे प्रेसिडेंट का एक फेमस आर्टिकल उठाइए जो आपको फेमस हो। अगर मान लीजिए आपने आर्टिकल 61 उठाया है, आर्टिकल 61 क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति का महाभियोग, इंपीचमेंट। फिर उसके बाद उठा दीजिए आर्टिकल 72, वो क्या बोल रहा है, आर्टिकल 72 क्या बोल रहा है, क्षमादान शक्ति आपके, ठीक। फिर उठाइए आपके आर्टिकल 75, ये क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति सही मायने से, ठीक है ना, उसमें चीजों को लेकर उसमें। अब आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 क्या बोला, 93 आर्टिकल 93 क्या बोल रहा है उसमें। अब चलो पहले कॉलम ही बना लो आज तक, पहले यहां तो आर्टिकल इतने तो याद हो चीजों के लिए लेके उसमें। चलिए बनाइए उसमें। अब 131 नहीं, पहले तो ये इतने तो याद हो भाई साहब, 131 तो बाद में याद होंगे। मैं तो पहुंच जाऊंगा चीजों को लेके, मैं तो आर्टिकल 368 तक पहुंच जाऊंगा, जब मुद्दा क्या है जब याद ही नहीं होंगे उसमें। अब चलिए सबसे पहले आर्टिकल, किसी को लेके आर्टिकल 14 में डाउट है, एक ट्रेडमार्क में आर्टिकल 14 क्लियर है सबको, क्या है आर्टिकल 14 आपके, ठीक है ना, उसमें लॉ के सामने सब इक्वल, आपके विधि के सामने, ठीक। किसी को कुछ डाउट आ रहा हो इसमें अभी भी पूछ लेना, आप याद ही करा देता हूं। आर्टिकल 14 याद हो गया चीजों को लेकर उसमें। अब आर्टिकल 14 के बाद चीजों को लेकर अगर मैं आर्टिकल 19 मेंशन करूं, आर्टिकल मेंशन करते चलो, एक ट्रेडमार्क बनवा दे रहा हूं चीजों को लेके। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में किसी कुछ डाउट आ रहा है, क्या है आर्टिकल 19, क्या है, राइट टू बोलने की आपके, ठीक है ना, चीजों को लेकर, ठीक।
आर्टिकल आपके उसके बाद फिर मेंशन कर दो चीजों को लेके 24, क्या बोलता है आर्टिकल 24? आर्टिकल 24 क्या बोल रहा है? ठीक है ना, आपके आपके क्या मजदूरी वगैरह से आपके चीजों को क्या कर रहा है, आपके उसमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक लगा रहा है। ठीक, ये डाउट अब किसी को? ठीक, उसके बाद आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या बोलता है? पंचायतों का आपके गठन उसमें अब। ठीक, और ऐसा नहीं है चीजों को लेके, ये मैं वो नहीं बनवा रहा हूं टाइम पास के लिए, इसका मतलब बीच वाले भी याद करने हैं। मैं बता दे रहा हूं कि सीक्वेंस आगे पीछे पकड़ के रखो तो चीजें याद रहेंगी। उसका आर्टिकल 44 क्या बोलता है? 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके उसमें, समान नागरिक संहिता, क्लियर है? 44 आपके उसमें अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तक क्लियर है चीजों को लेके उसमें। अब आर्टिकल 50 क्या बोल रहा है उसमें? अब पावर ऑफ सेपरेशन, आपके क्या शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की बात कर रहा है उसमें। ठीक, अगला आर्टिकल उठा लीजिए आपके, प्रेसिडेंट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा आर्टिकल? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा आर्टिकल? 52 आपके उसमें अब। ठीक, उसके बाद आपके क्या, उसके बाद मेंशन करते चलना 52, उसके बाद एक आर्टिकल मेंशन करना, आर्टिकल आपके राष्ट्रपति का इलेक्शन, कौन सा आर्टिकल? राष्ट्रपति का 54 आपके, तो उसे मेंशन कर लो 54। उसके बाद डायरेक्ट जंप करो आपके आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 क्या बोल रहा है उसमें? अब प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट आपके 61, या कि जितने आर्टिकल हैं एक एक बार आर्टिकल एक एक बार देखो, और किसी को किसी भी आर्टिकल में डाउट आ रहा हो अभी पूछो कि आर्टिकल समझ में नहीं आया है, सब अपने अपने आर्टिकल कॉपी मेंशन करें। और जिन्होंने नहीं लिखा है श्रद्धा भाव से सो सकते हैं 2 मिनट के लिए, सो जाएं सीधे। अब जो नहीं आ पाए तो वो तो सो ही लें समय से। एक एक आर्टिकल मेंशन करो कि ये आर्टिकल हमें एक्सप्लेन नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी देखो थोड़ा सा उसमें, अब कि ये आर्टिकल हमें याद नहीं हो रहा, इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। मुद्दा तो ये है कि पहले चीजें समझ में तो आ रही हो, पता चला चीजें समझ में ही नहीं आ रही हैं, वो आर्टिकल पॉलिटी समाप्त हो गई। हाँ, इक्वालिटी आप देखिए क्या होता है उसमें। अब विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण आपके उसमें, अब ये 2 चीजें हैं उसमें। अब जैसे आपके कानून के समक्ष, इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर आप बात करेंगे उसमें, अब कि जैसे पहले के जो कानून थे और अभी के कानून है, ये कानूनों को अगर देखा जाए तब भी लोग समान होंगे उसमें। अब जैसे ये कानून किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया, तो तब से लेकर अभी तक की समानता की बात कर रहा है। दूसरा, अब आपके एक पॉइंट इसमें और आता है, इनका संरक्षण करेगा कौन? भाई विधियों का, ये जो आपके लॉज हैं, इनका संरक्षण कौन करेगा? तो इनका संरक्षण कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है उसमें? वो उसकी मीनिंग वो है, कानून के समक्ष तो सब समान है, लेकिन इन लॉ का भी संरक्षण कौन करेगा? तो लॉ का संरक्षण अपना कौन कर रहा है उसमें? सुप्रीम कोर्ट अब कर रही है। ठीक, आर्टिकल 32 रिट है उसमें, अब वो थोड़ी देर से आएगी। हाँ नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट है, अब आएगी उसमें 5 प्रकार के रिट आएंगी जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लागू करेंगी। 30 क्या बोल रहा है आर्टिकल 37? डीपीएसपी के, अब डीपीएसपी की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? डीपीएसपी क्यों लाया गया है उसमें? अब डीपीएसपी की प्रासंगिकता, इंपॉर्टेंस इस कारण से है ताकि आपका क्या हो, एक समान आपके राज्य की स्थिति बनी रहे। मतलब क्या, राज्य में भेदभाव ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी आपके हित, जैसे अगर सरकार कोई काम करे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से करे। अब ऐसा नहीं है उसमें, अब कि चीज जैसे मान लीजिए कि आपके खिलाफ आपका क्या होगा उसमें, अगर आपका वकील नहीं है तो ये काम देना किसका है? सरकार आपको क्या करेगी? वकील प्रोवाइड कराएगी। तो इसकी प्रासंगिकता, इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी है कि आपके डीपीएसपी की इंपॉर्टेंस तो है आपके, क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा 73 आपका अबेटमेंट क्या होता है? 73 अबेटमेंट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन का 73 अबेटमेंट क्या बोलता है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज की बात कर रहा है। और ये पंचायती राज किसके तहत आया है? आपके डीपीएसपी के आर्टिकल 40 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 40 क्या बोल रहा है? आपके ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रहा है उसमें, है ना ये। दूसरा, अब आपका और ये आर्टिकल, जैसे आर्टिकल आपके 45, आर्टिकल 45 किसकी बात करता है उसमें? अब डीपीएसपी का निःशुल्क आपके शिक्षा की बात कर रहा है। तो ये निःशुल्क शिक्षा के तहत क्या है? आपके सर्व शिक्षा अभियान वगैरह वाली चीजें आई हैं उसमें। अब सब पढ़े सब बढ़े, स्कूल चले हम, ऐसे जो प्रोग्राम आए हैं वो किसके अंतर्गत आए हैं? आपकी इसी आर्टिकल के तहत। और ये आर्टिकल क्या इंडिकेट कर रहे हैं? डीपीएसपी की आपकी प्रासंगिकता ही तो बता रहे हैं उसमें। अब और
एंटी डिफेक्शन लॉ आपके, दल बदल आपके उसमें। दल बदल ये होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई व्यक्ति या आपके पार्टी जो है, जैसे आज की डेट में इसे आप अवसरवाद बोलिए। अवसरवाद बोलने का मतलब क्या, जैसे आपने क्या किया, आज आप एक दल के साथ हैं, कल देखे दूसरे दल के साथ हो गए, तीसरे दल के साथ हो गए। आपने क्या किया, आपने दल बदल को अपने लाभ का एजेंडा बना लिया। मतलब आप समझ रहे हैं चीजों को लेके, पार्टी चेंज करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके पार्टी चेंज करते ही चले गए उसमें, ठीक, ऐसा वो है दल बदल। और सर जो राष्ट्रपति द्वारा वो मनोनीत 40 सदस्य रहते हैं, वो चुनाव नहीं कर सकते मतलब किसी भी स्तर पर? नहीं, वो किसी भी स्तर पे चुनाव से मतलब नहीं है, वो राष्ट्रपति को चुनाव नहीं करेंगे, उपराष्ट्रपति पे करेंगे। लेकिन बाकी लोग कर सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं कर सकते। मतलब बाकी लोग, और वो तो किसी को चुनाव करते ही नहीं है, और किसका चुनाव करते? नहीं नहीं, जैसे देखिए, जो आप प्रश्न ये जैसे देखिए, जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं, ये किसका चुनाव कर रहे हैं? ये दो ही लोगों का तो चुनाव कर रहे हैं। इसके जो मेंबर की मैं बात कर रहा हूं, मेंबर मतलब कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये दो लोगों के वोट में तभी हिस्सा डाल रहे हैं, किसके? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। लेकिन जो राष्ट्रपति ने 12 मेंबर नॉमिनेट किए हैं, कहां पे? राज्यसभा में। वो आपके राष्ट्रपति में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति पे तो डालेंगे ना उसमें अब। और सर जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठेंगे उन्हें दोनों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सांसद बोला जाता है, दोनों को सांसद। इसीलिए वो लाइन लिखी आती है, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, ये जरूर मेंशन रहेगा। लेकिन वो ये रहेगा, और जो राज्यसभा सांसद रहेंगे, जैसे लोकसभा सांसद रहेंगे, तो वो लोकसभा की सीटें फिक्स हैं। जैसे मान लीजिए मैं 545 सीटें बोलूं, तो ये अलग अलग क्षेत्रों से हैं। जैसे आपकी भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, आपकी कोटा कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई आपके, उसमें जितने भी अच्छे, ये भारत में कितने कॉन्स्टिट्यूंसी सीटें हैं? 545, यहां से चुन चुनाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप राज्यसभा की बात करेंगी, तो प्रत्येक राज्य की संख्या फिक्स है, मतलब अलग अलग है। जैसे फिक्स का बोलने मतलब कि इतने लोग यहां से आएंगे मध्य प्रदेश से, इतने लोग यूपी से आएंगे, इतने लोग यहां से आएंगे महाराष्ट्र से, ये राज्यसभा है। और हाँ पूछिए। मतलब जो पीपल है वही राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वोटिंग करते हैं? कैसे कैसे? नहीं नहीं नहीं, राज्यसभा में वो वोट नहीं करेंगे। राज्यसभा के मेंबरों की वोटिंग अलग होती है। राज्यसभा में हम जनता वोट नहीं करेंगी। राज्यसभा के चुनाव में जिन्हें आपने चुन के भेजा वो वोट करेंगे, मतलब लोकसभा वाले चीजों को लेके। और आपके ये क्या नाम है, विधानसभा वाले। जनरली लोकसभा वाले ही करते हैं उसमें, विधानसभा नहीं, लोकसभा वाले। और इसीलिए आपका क्या होता है, कभी कभार गुप्त मतदान होता है चीजों को लेके। ये होता है कभी कभार, ये होता है चीजों को लेके उसमें कि राज्यसभा की जब भी वोटिंग होती है ना उसमें, अब तो मान लीजिए जैसे क्या हुआ कि आपका मेंबर खड़े हुए, जैसे आपने क्या किया कि राज्यसभा में जो वोट डाल रहे हैं, तो आपने अपना मेंबर खड़ा किया, लेकिन ये मैडम आपकी साथी जरूर है, आपकी पार्टी की हैं, लेकिन उन्होंने विपक्षी पार्टी को वोट दे दिया। मतलब समझ नहीं आप, होता है ऐसा जनरली, ये भी हुआ है। सर उसमें वोट डलते कैसे? जैसे अपने पास ईवीएम है, डायरेक्ट वहां जाके सीधा वोट डालो, पर्ची डालो, दिखाओ, जो भी करो, सीधा सिंपल वोट। अब हैं ही कितने लोग, कोई ईवीएम ईवीएम नहीं, तुरंत वोटिंग, तुरंत सब चीजों को लेके आगे पीछे रिजल्ट रिजल्ट। और सर जैसे आज उपराष्ट्रपति है वहाँ राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, लेकिन फिर लास्ट लाइन में कि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन योग्यता रखता हो, मतलब उम्र वाली चीजों को लेके। और दूसरा कैसा, आपको एक दिन याद होगा मैंने उसमें क्या बोला था आपसे उसमें, अब कि आपका निर्णायक मत कौन देता है राज्यसभा में। अगर कोई भी आपका क्या हुआ, राज्यसभा में मान लीजिए 3-3 के आपके डिसीजन में वोट चला गया, 3 लोगों ने उसे मान लिया और 3 लोगों ने उसे नहीं माना, तो डिसीजन वोटिंग कौन दे रहा था? आपके वाइस प्रेसिडेंट दे रहा था राज्यसभा में। इस कारण से यह राज्यसभा का मेंबर हो जाएगा और एक प्रकार से नहीं भी होगा। दूसरा आपके उसमें क्या होगा, उम्र वाली कंडीशन, उम्र की कंडीशन भी लगेगी उसमें अब। और पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, पूछो। अरे क्या शर्मा रहे हो, पॉलिटी में क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे आप ही बता दो। अरे आप बता दो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ, इतना समय थोड़ी ना है, क्या पूछ रहे हैं? प्रेसिडेंट की एज पूछ रहे हैं। प्रेसिडेंट की एज मतलब क्या मिनिमम क्राइटेरिया है एज में? 35 आपने लिखा है उसमें, बोला था 35 वर्ष आपने उसे मेंशन करा है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्या लिख दिया उन्होंने? अरे नहीं भाई 25 मत लिख देना, 25 लोकसभा सदस्य की है। हाँ ठीक है। और आगे पीछे कॉपी पलट लो, डाउट सेशन ही कर दिया मैंने 10 मिनट का। अब और किसी कुछ पूछना हो तो
कहीं से भी कोई भी चीजें ना समझ में आ रही, कोई आर्टिकल ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि चीजें तभी याद नहीं हो रही, इसका मतलब आर्टिकल समझ में नहीं आ रहे हैं। जिसका जो मन आ रहा वो आर्टिकल उठा के पूछ लो सीधे उसमें अब कि ये आर्टिकल हमें यहां से एक्सप्लेन करिए, ये आर्टिकल हमें समझ में नहीं आया हुआ है। क्योंकि 130 आर्टिकल तक हो गया है, बहुत हो गए हैं 130। अब इसके बाद चीजें और अलग चलेंगी फिर उसमें। अब तो इस तरह से वो आर्टिकलों को समझना, पहले इतने तो चीजें समझ में तो आए कि ये चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। और अगर हाँ पूछिए। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम्स में, मतलब आर्टिकल बेस पे? आर्टिकल बेस्ड पे जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 रिलेटेड टू विच टॉपिक, या कि किससे रिलेटेड है वो, या कि ऐसा आ जाएगा आपके उसमें अब इनटचेबिलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनटचेबिलिटी छुआछूत किस आर्टिकल के तहत है, आपको आर्टिकल मेंशन कर देगा 16, 17, 18, 19। दूसरा आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे देखिए अब आपसे आ सकता है कि भारतीय संविधान में एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास आपकी पैराडॉन की पावर है, मतलब क्षमादान कौन दे सकता है। दूसरा और आर्टिकल ऐसे आ सकते हैं चीजों को लेकर उसमें, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट की बैठकें कहां होंगी, आप नई दिल्ली आप टिक करेंगे। बाई चांस ये कि अगर अन्य स्थानों पर सुप्रीम कोर्ट की बैठकें होनी है, इसका डिसीजन कौन लेगा, ऑप्शन दे देगा पीएम, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, एक्सवाइडेड जस्टिस दे देगा फिर उसमें। अब तब आपको पता करना पड़ेगा कि ये बैठ के चीफ जस्टिस डिसाइड करेगा उसमें। जैसे और आपके क्वेश्चन में ऐसा दे देगा चीजों को लेके एग्जांपल के तौर पर उसमें कि धन विधेयक, या कि वीटो पूछ लेगा उसमें अब कि किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट, पीएम, चीफ जस्टिस, और एग्जांपल के तौर में एक और कोई ऑप्शन दे देगा वाइस प्रेसिडेंट। अब आपको वहां पर टिक करना पड़ेगा कि नहीं ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। तीसरा आपसे और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है चीजों को लेके उसमें कि प्रेसिडेंट किस विधेयक को छोड़कर, हटाकर या छोड़कर अपनी स्वीकृति दे सकता है, मतलब उसको नहीं, उसमें रोक नहीं लगा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट किस विधेयक पर अपनी रोक नहीं लगा सकता है, मनी बिल में, क्यों, क्योंकि मनी बिल उसी के ही डिसीजन से रखा गया है उसमें। अब इस तरीके क्वेश्चन और आर्टिकल आएंगे सिंपल। सर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे हम लास्ट में? भाई करो आप चीजों को लेके, मैं तो चाहता हूं करो, आप डाउट आए मुझसे पूछो, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा पता नहीं फिर थोड़ी देर में, तो फिर वो समस्या हो जाएगी आपके लिए। इतनी धीरे तो बोला था सर, आप सुन लेते हो। टीचर हूँ भाई चीजों को लेके। हाँ मैडम बताइए। सर जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल है क्या, क्या है मतलब, फंडामेंटल है। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपकी बात, अच्छा ये आपके 6 ये है चीजों को लेके संवैधानिक, जैसे आपके रेमेडीज का मतलब ये होता है चीजों को लेके कि अब आपके ये जो चीजें रही हैं, फंडामेंटल राइट्स रहे हैं, अब इनका अगर वायलेशन होगा, उपचार समझिए, जैसे आपको क्या होगा, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी होती है, डॉक्टर क्या करेगा, उसका रेमेडीज उपचार करेगा। अब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया है, तो इस वायलेशन के बाद क्या हो, भाई वायलेशन हो गया, आपके एक फंडामेंटल राइट्स 21 का वायलेशन हो गया, उस कंडीशन में रेमेडीज उपचार कैसे होगा, उसका उपचार कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसी के तहत आर्टिकल 32 का यूज करके, जो कल लिखाऊंगा, 5 प्रकार के रिट जारी कर देगा। जैसे आपके, अब आपको क्या हो, आपकी गिरफ्तारी हो गई, अब आपकी गिरफ्तारी होने के बाद क्या हुआ आपके, अब आपको गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, आपको कारण बताया जाना, और आपकी अचानक गिरफ्तारी हुई है। अब ये कोई जलियांवाला बाग तो चल नहीं रहा है उसमें, अब कि जबरन कानून रॉलेट एक्ट चल रहा है। आपके सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, आप बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करेगा, और उसके तहत आपको पूछेगा कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों की गई है, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के पीछे क्या कारण है उसमें। अब आर्टिकल 32 उपचार करेगा मतलब उसमें। अब और ये उपचार करने की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। सर एक हाँ आउट ऑफ पूछूं? अरे बिल्कुल पूछो आप। मतलब पुलिस वाले जो रहते हैं वो सस्पेंड ही क्यों होते हैं, मतलब बिल्कुल बाहर क्यों नहीं होते? बाहर भी होते हैं, किसने कहा बाहर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, मैंने अधिकतर टाइम ये सुना बिल्कुल बाहर होते हैं चीजों को लेके। लोक सेवकों को जनरली क्या होता है चीजों के, लोक सेवक, ये आपके पब्लिक आपके कहलाते हैं, ठीक है ना, पब्लिक आपके लोक सेवक होते हैं, इन्हें बिल्कुल बाहर होंगे। अगर कोई हत्या कर देगा क्यों बाहर नहीं होगा उसमें। अब किसी ने, अब अपराध के ऊपर डिपेंड करता है। अपराध की 2 श्रेणियां होती हैं, अगर आपके लॉज में जाएंगे चीजों के लिए, एक आपके सामान्य अपराध होते हैं, एक जघन्य अपराध होते हैं। जघन्य अपराध के अंतर्गत आपकी ये चीज आएंगी, हत्या बलात्कार वाले मुद्दे आएंगे।
सामान्य अपराध आपने चोरी कर दी, मारपीट हो गई, ये सामान्य अपराध है ना, तो बिल्कुल होंगे, उसमें भी होते हैं, क्यों नहीं होते हैं उसमें। अब और मतलब जेल उनको भी होगी है ना? बिल्कुल होगी, बिल्कुल लोक सेवकों को जेल होती है, किसने कहा जेल नहीं होती, बिल्कुल जेल होती है। और लेकिन छोटे केसेस पे सस्पेंड ही होंगे। जनरली सस्पेंड होते हैं, होती है, डिपेंड करता है सजा सजा के ऊपर। नहीं मतलब जैसे आम आदमी है वो चोरी करेगा वो जेल जाएगा, लेकिन पुलिस वाला सस्पेंड होगा। सस्पेंड होते हैं, उन्हें पद, सबसे पहले पद से हटाए, उनके लिए पद से हटाया जाना ही बहुत बड़ी बात है। आप किसी व्यक्ति को क्या करें, आप किसी व्यक्ति का पद छीन ले, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, उसकी तो इज्जत वहीं की धुल गई पूरी उसमें। अब होता है, लेकिन उसमें भी बकायदा होता है, वही प्रोसीजर है। सर ये यूजीसी के लिए प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? यूजीसी के लिए प्रोटेस्ट ये हो रहा है आपके मैडम उसमें कि एक यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसमें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसने ये देखा इसकी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आपके क्राइम आ रहे थे उसमें, अब तो क्राइम जनरली जो हो रहे थे एक विशेष वर्ग के लिए पहले इसमें प्रोविजन था, SC ST वर्ग के लिए आपके इसमें था कि समाज के ये आपके निचले व्यक्ति हैं या कि दलित व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ अपराध हो रहा है, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर इनके खिलाफ आपके शोषण किया जा रहा है इनका। यूजीसी ने क्या किया, यूजीसी ने इस लिस्ट में आपके ओबीसी को भी डाल दिया। ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग आपके उसमें। अब तो जब पिछड़ा वर्ग को डाल दिया उसमें, तो यूजीसी का जो एक वर्ग, मतलब आपके देश के जो सवर्ण वर्ग हैं, सवर्ण वर्ग बोलिए, जनरल कैटेगरी जो भी बोलिए, उनका यह आरोप है कि ओबीसी को उनके डाले जाने से इस रूल और रेगुलेशन का क्या हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है उसमें। अब मतलब अभी तक क्या था, अब ये भी जाके क्या करेंगे उसमें, अब जनरल कैटेगरी वालों के लिए आपका क्या करेंगे उसमें, अब भाई दुरुपयोग कर सकते हैं उसमें, जबकि ऐसा नहीं है, ये इतने प्रताड़ित नहीं हो रहे थे, कि हो रहे थे जो भी है, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने अंडर में ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, 19 मार्च को सुनवाई फिर होनी है उसमें। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उस हिसाब से बढ़ेगा। सर उसमें और भी तो चीजें आई हैं। क्या? मतलब वो फेक केस वाला वो भी हटा दिया, मतलब अगर जैसे कोई अभी इस डिसीजन पे इसलिए नहीं पहुंच सकते क्योंकि अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, अभी कहना इसके बारे में कुछ भी सही नहीं होगा। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा वो डिसीजन बिल्कुल यूजीसी को भी मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा, देश की जनता को भी मानना पड़ेगा। अब वो जब तक यूजीसी इसमें नहीं आ रहा कोई वर्डिक्ट, क्योंकि कोई केस अगर कोर्ट पे चला गया है और खास करके सुप्रीम कोर्ट के पास, और मुद्दा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वह कहीं भी चला गया, उस पर इतना जल्दी डिसीजन देना या कि बोलना उचित नहीं होता है, क्योंकि अब वो जो डिसीजन देंगे उसी को हम लोग रेप्लिकेट कर देंगे, उसी को बता देंगे उसमें। ठीक, इक्विटी कमेटी मैडम, समानता को लेके उसमें। अब हाँ, और एक मैंने ये भी सुना था कि इसमें पैसा वैसा मिलता है, SC ST वाले जो फीस रजिस्टर करवाते हैं तो क्या मिलता है? पैसा। किस चीज का पैसा? मतलब किसी जनरल कैटेगरी वाले सदस्य ने कुछ बोल दिया उससे, हाँ, और उसने केस कर दिया तो उसमें पैसा मिलता है। क्यों पैसा मिलेगा? वही तो पूछना है। नहीं, मुझे ये मैंने नहीं सुन के रखा भाई, पैसा क्यों मिलेगा मैंने ये सुन के नहीं रखा उसमें। अब मुआवजा है कि भत्ता जरूर दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा नुकसान किया जा रहा हो, वो अलग चीज होगी कि उसमें फिर वो अलग मैटर है, SC ST एक्ट में जाएंगे तो अलग चीजें हो जाएंगी वो। और हो गया। सर ये राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल संसदीय। देखिए राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा, फिर समझिए उसमें, अब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा था, 3 कैंडिडेट खड़े हुए उसमें। अब मान लीजिए A, B और C, ये 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए थे उसमें। अब क्या हुआ उसमें, अब जैसे मान लीजिए लोकसभा, मैंने क्या बोला, राष्ट्रपति पे वोट कौन कौन डाल रहा है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मनोनीत छोड़ के, विधानसभा के सदस्य आपके राज्यों की विधानसभाओं के, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य, अब सब ने वोटिंग चालू करी। तो ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए, आप जैसे आप वोटिंग करें या कि मैडम पहले वोटिंग चालू करें, उन्होंने सीक्वेंस ऐसा रखा, बात समझ में आई, उन्होंने पहली प्रेफरेंस में किसे चुन दिया, बी को, मतलब इनकी नजर में बी जीत गए, आपने वोटिंग करी, आपने ये कर दिया, मतलब आपकी नजर में कौन है राष्ट्रपति उम्मीदवार, ए, मैडम ने वोटिंग करी, मैडम ने ये कर दिया, या कि मैडम ने ऐसा कर दिया, मैडम ने किसे जिताया। इसी तरीके से जो नंबर, एक नंबर में ज्यादा नंबर में रहेगा, मतलब बात समझ में आई चीजों को लेके, अंतिम में जाकर जो एक लिस्ट आएगी जो नंबर 1 में रहेगा वो राष्ट्रपति जीत जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है आपकी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब हर एक आदमी अपने आप को चुन सकता है। मान लीजिए किसी ने, मैडम का मन नहीं है ए को जिताने का, मैडम का मन है बी को जिताने का, आपका मन है ए को जिताने का। अच्छा, यहां पे यह सिस्टम वहां पे नहीं हो सकता, जैसे आप
लोकसभा में जब आप वोटिंग डालेंगे, ईवीएम में डालते हैं आप, तो क्या अलग अलग कैंडिडेट को थोड़ी ना डालते हैं कि 1 नंबर में इसको रख देता हूं, 2 नंबर में उसे, 4 नंबर में उसे, बिल्कुल आप सिंगल ही वोट डालेंगे कि मैं बीजेपी को दबा के वोट डाल के चला आया उसको, या कि कांग्रेस को, ठीक। और वो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति का वोट पड़ेगा, और जो व्यक्ति नंबर 1 में ज्यादा प्रेफरेंस में होगा वो जीत जाएगा, वो राष्ट्रपति बन जाएगा उसमें। हाँ भाई साहब बोलिए। इसमें कुछ रिजर्व तो नहीं रहता ना? रिजर्व मतलब कैसे? मतलब ऐसे कि SC SC की सीट या नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी बिल्कुल नहीं, ऐसा रिजर्व इसमें नहीं है, इन सब चीजों को लेके बिल्कुल भी रिजर्व नहीं है उसमें अब। और ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है? मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं होती है, मसौदा तैयार किया जाता है। अगर कमेटी की बात करेंगे तो आपके लोक लेखा समिति, उसको भी खैर आगे बताऊंगा, ये समितियां क्या करती हैं, ये समितियां आपको जो बिल आने वाला है उसके बारे में पढ़ती हैं, उसके बारे में जानकारी निकालती हैं, रिसर्च करेंगी उसमें। चिंता मत करिए, लिखाऊंगा, लोक लेखा लिखाऊंगा, प्राक्कलन लिखाऊंगा, नियम समिति है, सिलेबस में है, आगे आएगा भी वो। और हाँ, क्या बोल रहा है 50 बने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थे, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी, और उस समिति ने यह बोला कि भारतीय संविधान में आपका क्या है कि आपने फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए हैं, आपने डीपीएसपी भी दे दिया, आपको जनता के भी कर्तव्य दीजिए। तो जनता के कर्तव्यों को बताने के लिए आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यह सिफारिश डाली थी कि इन सिफारिश को दीजिए और इनसे जनता को ऐसा बोलिए कि उनकी क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और कुछ? चलिए ठीक, और किसी कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, थैंक यू। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैं भी कुछ पूछूंगा, फिर मैं भी ये उम्मीद करूंगा उसमें, है ना, कि कभी अगली क्लास में मैं कुछ पूछूंगा तो आंसर करिएगा उसमें, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू।